नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो वित्त आयोग सिफारिश करता है, तो केंद्र सरकार वित्त आयोग की किस किस सिफारिशों को किस आधार पे मानती है, क्या क्या सिनेरियो पूरा होता है। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखें जाके। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास योजनाओं के बारे में, यानी कि ग्राम का जो विकास होता है उसके विकास के लिए उससे पहले कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं। वो योजनाएं किस तरीके से कार्य करती हैं, कैसे का होता है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसके आपने सुना होगा एक सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य जो है वो बेसिकली ग्राम पंचायतों के ही संदर्भ में बोला गया था या बनाया गया था, और जिसमें लगभग 18 सब्जेक्ट बनाए गए थे और उन 18 सब्जेक्टों पे काम किया जाता है। ठीक है, उसके संदर्भ संदर्भ में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट पंचायत के बारे में। ठीक है, यानी स्मार्ट पंचायत क्या होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है। यानी कि कह सकते हैं ये बस एक मतलब कह सकते हैं ये बस एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, बाकी ये तो बस एडवांस जानकारी है। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे, जो भी पैसा वगैरह आपके प्रधान को एलोकेट किया जाएगा, उस सब की पूरी जानकारी जो भी विकास कार्य होगा वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, एवं पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है। यानी कि जो स्मार्ट पंचायत है वो बेसिकली ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो कि एक सरकारी एप्लीकेशन है, और इसके अलावा म- मोबाइल ऐप और पंचायती राज मंत्रालय, जो पंचायती राज मंत्रालय है जिसके वर्तमान में मंत्री तो गिरिराज सिंह है। ठीक है, लेकिन जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय देख के जाइएगा कि उस समय पंचायती राज मंत्री कौन है। तो इनकी एक पहल है स्मार्ट पंचायत। ठीक है, इससे ग्राम पंचायतों को विकास योजना तैयार करने, उसे लागू करने और एकल प्लेटफॉर्म लागू करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यानी कि जो ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं या उनको लागू करवाना है, तो जो भी पूरा सिनेरियो रहता है वो एक यही जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इस पे आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। ठीक है, ई ग्राम पंचायत के माध्यम से ई पंचायत के माध्यम से पंचायत स्तर पर ही ई गवर्नेंस की सुविधा मिल रही है। ठीक है, ई पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की दिशा में भी काफी सहयोग मिल रहा है। 7 नवंबर 2019 तक कुल लगभग 1.3 लाख या 1,03,000 या 30,000 भी हो सकता है, 1,03,000 होगा, ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो कितने 7 नवंबर 2019 तक लगभग 1.3 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। ठीक है, 45,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे 1.5 लाख तक या कह सकते हैं 1,03,000 तक जो पंचायतें हैं उनमें इंटरनेट की सुविधा ब्रॉडबैंड के द्वारा, तथा 45,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम मतलब कह सकते हैं कि इंटरनेट उपलब्ध करवाया जा चुका है। ठीक है, भारत नेट योजना के तहत ध्यान रखेंगे भारत नेट योजना के तहत अप्रैल 2020 तक लगभग 1,38,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। यानी कि 2020 तक का डाटा है, जहाँ पे भारत नेट योजना के तहत तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों को आपस में फाइबर नेटवर्क या कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल के माध्यम से इंटरनेट दिया गया है। 21 अप्रैल 2020 तक 1,38,000, 7 नवंबर 2029 तक 1,03,000 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट दिया गया था, और 45,000 ग्राम पंचायतों में वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्तमान में प्रदेश में लगभग 57,705, ये मैंने बताया भी था आपको, 57,705 ग्राम पंचायतें हैं। 826 क्षेत्र पंचायतें यानी कि ब्लॉक पंचायतें तथा 75 जिला पंचायतें, जो चूंकि जितने जिले हैं उतने ही जिला पंचायत भी होंगे, इस वजह से आप कह सकते हैं कि 75 जिला पंचायतें हैं, 57,705 ग्राम पंचायतें तथा 826 ब्लॉक पंचायतें या क्षेत्र पंचायतें हैं, जिनमें हर 5वें वर्ष पंचायत सामान्य निर्वाचन के पश्चात नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन प्रस्तावित है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में, जो पहला तथ्य है। तो 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अधिकांशतः ग्राम पंचायतों की है। हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन इकाई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से किया गया है। संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 क में ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। यानी 15 का में प्रत्येक ग्राम पंचायत को ये आदेश दिया गया है या ये प्रावधान है कि ग्राम पंचायत
पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विकेंद्रित नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत का समग्र विकास करना है, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित रहेगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होंगे। ध्यान रखेंगे, समग्र विकास करना होगा ग्राम पंचायत का, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित रहेगा, बल्कि सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और व्यक्तिक विकास भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होगा। ठीक है, पांचवें राज्य वित्त आयोग पांचवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत में निम्नवत होगा, जिसमें बंटवारा निम्न प्रकार रहेगा। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश थी। ठीक है, लेकिन अगर बात करी जाए कि वर्तमान में, तो आप वो जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय जो वित्त आयोग चल रहा है, उस समय वित्त आयोग के तहत जो ग्रामीण निकायों में या फिर नगरीय निकायों में जो अंतरित की जाने वाली जो धनराशि है, उसका आप रेशियो एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान की अगर बात करें, यानी कि कह सकते हैं पांचवें वित्त आयोग में, तो 15, जैसे कि 100 रुपए टोटल केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित किए गए, तो 100 रुपए में 15 रुपए जिला पंचायत को, 15 रुपए क्षेत्र पंचायत को और 70 रुपए ग्राम पंचायत को आवंटित किए जाएंगे, यानी 15:15:70 का अनुपात चलेगा। जिला पंचायत, देन क्षेत्र पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत। ठीक है, आगे बात करते हैं योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन एवं विभिन्न योजनाओं का अभिसरण कर ग्रामीण विकास वार्षिक कार्य योजना बनाए जाने पर बल नहीं दिया जा रहा था, अतः सहयोगी विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों से पृथक पृथक विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति की जा रही थी, किंतु पंचायत स्तर पर आपसी समन्वय के अभाव में पंचायत का समग्र विकास नहीं हो पा रहा था। अतः ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय एवं वार्षिक नियोजन तथा एवं वित्तीय विभिन्न वित्तीय संसाधनों के अवसरण पर आधारित होगी। कुल मिला के ये था इसका सिनेरियो। आगे बात करते हैं योजना का जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा। तो ग्राम पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास, जिसमें न केवल अधोसंरचनात्मक विकास बल्कि सामाजिक, आर्थिक व वैयक्तिक विकास भी सम्मिलित रहेगा। ठीक है, ये योजना का उद्देश्य है। निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण के साथ साथ समुदाय को लेने हेतु सक्षम बनाना रहेगा, यानी निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण के साथ समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना है। ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण एवं प्राथमिकीकरण, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत की आवश्यकताएं रहेंगी उनका चिन्हीकरण करना तथा प्राथमिक स्तर पर जो भी सिनेरियो होंगे या जो निपटारा वगैरह हो सकता है उसका समाधान करना। ठीक है, सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाना, ये भी इस योजना का उद्देश्य है। आगे चलते हैं, तो ग्राम पंचायत विकास योजना में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों यथा निर्धनों की आजीविका निर्धनता एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति कल्याण को प्राथमिकता दी जानी है। योजना के महत्वपूर्ण घटक के बारे में चर्चा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण किया गया है, जिसमें ग्राम पेयजल योजना को का परिचालन एवं रखरखाव, ठीक है, ये हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रखरखाव, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, श्रेणी ड के पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण व अनुरक्षण, अनुसूचित जाति व समाज एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम तथा पेंशन आदि हेतु लाभार्थी का चयन वगैरह करना। अगला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण। अगला पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसंपत्तियों का रखरखाव, ग्रामीण पुस्तकालय, ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजनाएं जिसमें लाभार्थियों का चयन करना होगा, ये पंचायतों का कार्य रहता है। चिकित्साधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन, लघु सिंचाई जिसमें लाभार्थियों का चयन रहेगा। ठीक है, ऊसर भूमि योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का रख रखाव। ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में यह व्यवस्था की जाएगी कि ग्राम पंचायतों के में उपलब्ध संसाधनों के पश्चात ही अन्य कार्यों यथा पुस्तकालय, वृक्षारोपण, बाल विकास सहकारी समितियों, आपदा प्रबंधन को सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए थे हमारे जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं या इनका उद्देश्य वगैरह। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण घटक योजनाओं के।
आगे बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत के लिए रिसोर्स या संसाधन का निर्धारण। तो सबसे पहला आ जाता है मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं मानव संसाधन में पंचायती राज एवं ग्राम विकास के लिए कर्मचारीगण, जिसमें पहला आ जाता है सचिव, जो कि सरकारी व्यक्ति होता है। ठीक है, प्रति 12 ग्राम पंचायत के क्लस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता। तो पहला आ जाता है सचिव, विभाग का नाम रहता है, यानी सचिव जो रिपोर्ट करता है पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग का, कह सकते हैं सचिव रहता है। ठीक है, या इसमें रिपोर्ट करता है। ठीक है, ग्राम विकास विभाग या पंचायती राज। औसत संख्या मिनिमम 2 रहती है। ठीक है, एवरेज संख्या मतलब कि प्रति 12 ग्राम पंचायतों पे मिनिमम 2, मतलब 2 की औसत चलती है सचिव की। और कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य जो भी होते हैं सरकारी स्तर पर, वो सचिव करता है। अगला व्यक्ति आ जाता है सफाई कर्मी, जिसका रिपोर्टिंग रहती है पंचायती राज को। ठीक है, और ये लगभग 18 की संख्या में रहते हैं। इनका कार्य होता है स्वच्छता करना। रोजगार सेवक या संविदा पर ये व्यक्ति रहता है। ठीक है, मतलब जो पद है ये संविदा पे रहता है रोजगार सेवक का। और इसका जो काम होता है वो होता है ग्राम विकास का। ठीक है, और मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं उनका रख रखाव वगैरह जो भी रहता है वो यही लोग करते हैं। ठीक है, रोजगार सेवक। आगे बात करते हैं NRLM। NRLM ये योजना उपलब्ध के संसाधन, योजना में उपलब्ध संसाधन वगैरह जो भी होते हैं उनका रखरखाव करता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं अन्य विभागों के कर्मचारी जो ग्राम स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होते हैं, जिसमें ANM, मतलब कि जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, ANM जिनको बोला जाता है। ठीक है, जो मतलब प्रत्येक 12 ग्राम पंचायतों पर लगभग 12 इनकी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक NM रहती है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे आपको पता होगा पोलियो वगैरह पिलाती है ना, वो NM होती है। ठीक है, ANM। तो ये बेसिकली स्वास्थ्य संबंधी कार्य वगैरह देखती हैं, और स्वास्थ्य विभाग में इनकी रिपोर्टिंग रहती है। आशा, आशा जो कार्यकर्त्री होती है बेसिकली संविदा पे रहती हैं, और ये ANM के ही असिस्टेंट के तौर पे कार्य करती हैं। और इनका भी जो कार्य रहता है वो स्वास्थ्य संबंधी कार्य रहता है। AWW ये ICDS, ICDS पे इनकी रिपोर्टिंग रहती है। मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य वगैरह आते हैं उनको ये रख रखाव करते हैं। तकनीक सहायक ये भी संविदा पे रहते हैं। इनका जो रिपोर्टिंग रहती है वो ग्राम विकास को रहती है, ग्राम विकास अधिकारी को रिपोर्टिंग रहती है एक तरीके से। ठीक है, तकनीकी सहायक बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, ये इनका कार्य होता है। LEO ये बेसिकली पशुपालन से संबंधित है। LEO, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। LEO बेसिकली पशुपालन से संबंधित है, पशुपालन विभाग में इनकी रिपोर्टिंग रहती है। तथा आगे आ जाते हैं तो साक्षरता प्रेरक, इनका जो कार्य रहता है वो बेसिकली वयस्क साक्षरता के लिए होता है, या प्रौढ़ साक्षरता के लिए। ठीक है, और साक्षरता एवं वैयक्तिक इनका रिपोर्टिंग रहता है। आगे बात करते हैं तो वित्तीय संसाधन के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपको ये सारे बताए, ये सारे थे मानव संसाधन। अब बात करते हैं वित्तीय संसाधनों के बारे में। तो ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा धनराशि प्राप्त होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों से प्राप्त होती है, जिसमें स्वयं के संसाधन से, यानी कर आदि लगाए जाने पर जो धनराशि प्राप्त होती है वो ग्राम पंचायत की ही होती है। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, एक तरीके से मतलब जो वित्त आयोग ने जो राशि आवंटित की है वो राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि। हालांकि अ, इसको ही अपडेट करके एक तरीके से मान सकते हैं कि राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कर दिया गया है, पर कोई बात नहीं। अ, ध्यान रखेंगे इस बात को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि वो भी ग्राम पंचायत को मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो राशि आवंटित होती है वो भी ग्राम पंचायत को डायरेक्ट मिलती है। अंत्येष्टि स्थलों के लिए जो विकास योजना वगैरह आती है उसके लिए जो धनराशि होती है वो भी डायरेक्ट ग्राम पंचायतों को आती है। सीसी रोड के निर्माण के लिए या केसी ड्रेन के निर्माण के लिए, केसी ड्रेन योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली जो धनराशि है वो डायरेक्ट ग्राम पंचायत को मिलती है। निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि, यानी जो ग्राम पंचायत की ही है उससे प्राप्त धनराशि, जैसे कि तालाब वगैरह है तो तालाब से अगर धनराशि प्राप्त होती है, तालाब को जैसे किराए पे उठा दिया जाता है इस तरीके से, तो वो धनराशि वो भी डायरेक्ट ग्राम पंचायत को मिलती है। पंचायत घर निर्माण आदि, आप सभी को पता होगा पंचायत घर वगैरह निर्माण के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है वो बेसिकली डायरेक्ट ग्राम पंचायत को ही मिलती है। या अन्य संसाधन यदि कोई हो ग्राम पंचायत में तो उससे भी जो धनराशि प्राप्त होगी वो डायरेक्ट ग्राम पंचायत की ही मानी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना उपलब्ध करवाना। तो नॉर्मल सी बात है ना कि कैसे पता चलेगा कि ग्राम पंचायत को राशि आवंटित हो गई, या बाकी पब्लिक को कैसे पता चलेगा, तो इसके संदर्भ में आगे बात करते हैं। तो राज्य PR पोर्टल पर जनपद की सरकारी वेबसाइट पर उपर्युक्त सूचना को अपलोड किया जाएगा। यानी कि राज्य का जो PR पोर्टल रहेगा, पब्लिक रिवेन्यू पोर्टल, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को,
मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का पब्लिक रेवेन्यू पोर्टल रहेगा, उस पे इस बात को अपलोड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपके डिस्ट्रिक्ट की जो सरकारी वेबसाइट रहेगी, जैसे कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज आपका मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है या गाजियाबाद है या फिर मान लीजिए कन्नौज है या कानपुर है, तो आपके जिले का जो वेबसाइट रहेगी, सरकारी वेबसाइट होगी आपके जनपद की, ठीक है। तो पीआर पोर्टल के अंतर्गत आपके जिले के मतलब कि एक जो सिनेरियो आएगा कि जिले का चयन करिए, उस जिले के चयन के अंतर्गत मतलब आपकी जो जानकारी रहेगी आपके ग्राम पंचायत से संबंधित, तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी को ईमेल द्वारा सूचना प्राप्त कराई जाएगी, जो वे पंचायत सचिवों को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो सहायक विकास अधिकारी होगा, उसको ये मेल द्वारा अवगत कराया जाएगा कि सपोज जैसे सहायक विकास अधिकारी तो टॉप लेवल का रहेगा ना, मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का असिस्टेंट रहेगा, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का असिस्टेंट जो कि जिला लेवल पे बैठेगा, उसका जो सहायक विकास अधिकारी रहेगा, मतलब उसका असिस्टेंट रहता है, उसको ईमेल आएगा मतलब राज्य सरकार की तरफ से कि आपकी इस ग्राम पंचायत को कह सकते हैं कि इतना रुपया अलोकेट हुआ है। तो फिर वो जाके वो मतलब जो सहायक विकास अधिकारी होगा, वो उस ग्राम पंचायत के सचिव को इन्फॉर्म करेगा कि मतलब उपलब्धता मतलब जो सूचना होगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा या इन्फॉर्म करेगा कि आपकी पंचायत के लिए इतना रुपया आवंटित हो चुका है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सचिव को सहायक विकास अधिकारी मतलब इन्फॉर्म करता है। आगे बात करते हैं तो पंचायत भवनों व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदारियां होंगी। यानी कि अब देखिए, सबसे पहले पीआर पोर्टल पे आया, पीआर पोर्टल पे तो हमेशा ही रहती है, लेकिन अब जो सचिव है या गांव के लोग हैं, उनको क्या पता कि कब पीआर पोर्टल पे देखना है, चौबीसों घंटे तो बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है। कभी कभी खोल लिया इस वजह से। तो सबसे पहले सहायक विकास अधिकारी के पास में मेल आएगा, सहायक विकास अधिकारी जो आपका सचिव होगा उसको इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद में वो जो सचिव होगा आपकी ग्राम पंचायत का, वो बेसिकली पंचायत भवन में या फिर जो स्कूल वगैरह या सार्वजनिक जगहों पे ये सूचना प्रकाशित करेगा कि आपकी पंचायत के लिए इतना इतना रुपया अलोकेट हुआ है, ठीक है। तो पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं समस्त विभागों के स्तर से सभी जनपदों को शासनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके माध्यम से 15वें और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं समस्त योजनाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का विवरण ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर या अन्य सामुदायिक विकास इत्यादि पर दीवार लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब जो आपके गांव के जो आम नागरिक हैं, उनको भी पता चले कि आपकी ग्राम पंचायत में कितना क्या रुपया आया है। तो आपकी जो सामुदायिक विकास भवन रहेंगे, उनके बाहर एक दीवार पे या फिर पंचायत घर के बाहर की दीवार पे या फिर आपके यहाँ पे एक तरीके से जो ऐसी दीवार जहाँ पे सब लोगों की नज़र पड़े, आपकी पूरी ग्राम पंचायत के लोग आते जाते उसको देखें, तो उस दीवार पे आपकी ग्राम पंचायत में जो भी पैसा अलोकेट हुआ है, उस पूरे पैसे का ब्यौरा लिखा जाएगा कि जैसे कि आपने कई ग्राम पंचायतों में देखा होगा, वहां पे लिखा होता है कि इस पुलिया का निर्माण मतलब कि के लिए इतना रुपया आवंटित हुआ, ठीक है। उसी के नीचे आपकी ग्राम पंचायत में जो दूसरा रहेगा, दूसरा पैसा आया होगा, उसके संदर्भ में जो भी पैसा वगैरह आया होगा, उसका पूरा ब्यौरा रहेगा। तो इस तरीके से जो सार्वजनिक भवन रहेगा या सार्वजनिक जो दीवार वगैरह रहेगी, तो पंचायत घर की या फिर सामुदायिक भवन की, उस पे ये धनराशि वगैरह का पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जिससे कि ये सामान्य जो आम नागरिक है, उनको भी पता चल पाए कि आपकी ग्राम पंचायत को इतना पैसा मिला है। इस वजह से ये सारा कार्य होता है, ठीक। आगे बात करते हैं कि लागत सहित विकास, ठीक है। लागत सहित विकास यानी कि पंचायतों के विकास हेतु यह जरूरी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं पंचायतों के स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाए जो बिना लागत के किए जा सकते हैं। यह कार्य स्वैच्छिक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संस्थाएं, चंदा, सामुदायिक योजनाएं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके तहत नगद सामान तथा श्रमदान को सम्मिलित किया जाए। आगे बात करते हैं कि सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण। सहभागी नियोजन हेतु वातावरण निर्माण यानी सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण बनाना आवश्यक है और अत्यंत आवश्यक है। उचित वातावरण निर्माण के प्रचार प्रसार के लिए कुछ चीजें आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सहभागी नियोजन। तो सहभागी नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय जागरूक होकर सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समस्याओं का निदान खोजेगा एवं इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढेगा। सहभागी नियोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा, जैसे वार्ड सदस्य द्वारा नागरिकों हेतु वार्ड स्तरीय बैठक की जाए, नुक्कड़ सभाएं की जाएं, महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों से संपर्क किया जाना चाहिए,
दीवार लेखन या स्पीकर से प्रचार प्रसार होना चाहिए, रैली एवं पदयात्रा होनी चाहिए, संबंधित विकास के कार्यकर्ता जैसे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी प्रेरकों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रांतीय रक्षा दल, युवाओं, नेहरू युवा केंद्र, कार्यकर्ताओं एवं भारत निर्माण स्वयं सेवकों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इसका कह सकते हैं कि इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आगे बात करते हैं सहभागी नियोजन के उद्देश्य। तो नियोजन की प्रक्रिया का आरंभ जमीनी स्तर पर हो, विकास योजना स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों के आधार पर हो। इस विकास प्रक्रिया के स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायत, युवा, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक प्रतिनिधियों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार समुदाय का हो, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। ठीक है। बात करते हैं वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियां। तो सभी की सहभागिता से ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार किए जाने के लिए उचित वातावरण निर्माण हेतु भी निम्न गतिविधियां की जा सकती हैं, जिसमें मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य सचिव या कह सकते हैं कि सचिव ग्राम विकास विभाग का और स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण इंजीनियर विभाग या नियोजन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, सहकारिता विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार के साथ साथ जिलाधिकारी, मुख्यालय या मुख्य विकास अधिकारी, उप निर्देशक, अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतिभागी होंगे। कार्यशाला का आयोजन प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखें, कार्यशाला का जो आयोजन रहेगा वो प्रमुख सचिव जो होगा पंचायती राज का, यानी कि जो आप होंगे उनके द्वारा किया जाएगा, जो ग्राम विकास अधिकारी बेसिकली होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी विश्लेषण के बारे में। तो ग्राम पंचायत की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि पारिस्थितिकी विश्लेषण किया जाए, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्यों का निर्धारण किया जा सके, जिसमें सबसे पहले आ जाता है क्षेत्र 1 की समस्या, जिसमें आधारभूत सेवाओं का पारिस्थितिक विश्लेषण होता है, जिसमें पेयजल व्यवस्था, पेयजल के स्रोतों व संख्या, जैसे हैंडपंप, कुआं, तालाब, पाइप, वाटर सप्लाई आदि का। ठीक है। और दूसरा आ जाता है स्वच्छता, जिसमें शौचालय की संख्या, व्यक्तिगत, सामुदायिक, स्कूल, साफ सफाई की व्यवस्था, कूड़ा कचरा निपटान तथा ठोस तरल पदार्थों के प्रबंधन से संबंधित। ठीक है। अगला आ जाता है प्रकाश व्यवस्था, जिसमें लाइट से संबंधित, उसके रखरखाव, बिजली पोलों से की संख्या, रखरखाव, घरेलू बिजली का बिल भुगतान वगैरह से संबंधित रहता है। बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड वगैरह से संबंधित व्यवस्थाएं आ जाएंगी। अंत्येष्टि स्थलों में, यानी कि कह सकते हैं जो आपके मुर्दा घर होते हैं, शमशान घाट होते हैं, उनका रखरखाव, उनका निर्माण कार्य वगैरह। शिक्षा, तो शिक्षा में स्कूलों की संख्या व उसके प्रकार, शिक्षकों की संख्या या उपलब्धता, ड्रॉप आउट की स्थिति या उसके कारण। ठीक है। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था वगैरह ये सारा शिक्षा के अंतर्गत आएगा। पार्क का रखरखाव, ये पार्क की व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। नागरिक सेवाओं के लिए जन्म मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर की कॉपी, विवाह रजिस्ट्रेशन आदि, ये सारा कुछ रहता है नागरिक सेवाओं के अंतर्गत। बात करते हैं लाइब्रेरी रखरखाव। हालांकि ये लाइब्रेरी रखरखाव मोस्टली ग्राम पंचायतों में नहीं होती है, पर इनके भी रखरखाव जो कार्य रहता है वो आपका ही रहेगा। ठीक है। युवाओं के लिए खेल और स्वास्थ्य विकास में सहायता करना, ये भी ग्राम पंचायत का ही कार्य रहता है। आगे बात करते हैं तो ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाना, जिसमें ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं एवं कार्यों का प्राथमिकरण करने के उपरांत ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। ध्यान रखेंगे स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले कार्यों का प्राथमिकरण होगा, उसके बाद में तकनीकी ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में सचिव और पंचायत अधिकारियों के साथ साथ सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा भाग लिया जाएगा। कुछ विशेषज्ञ पंचायत एवं स्थानीय निकायों को भी प्रतिभाग लेने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। फिर पंचायत ग्राम पंचायत द्वारा कुल उपलब्ध राशि के सापेक्ष लिए गए कार्य की तुलना में 150% कार्य किए जाएंगे या लिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि नव कार्यों की विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार करते समय न समय या किसी अन्य समस्या के कारण प्राथमिकता वाले कार्य न किए जा सकें। कार्य के चिन्हीकरण एवं अनुमानित आकलन ग्राम पंचायत तकनीक ग्रुप द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया दिया जाएगा। इसके उपरांत ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी एवं ग्राम सभा की प्राथमिकता तथा रिसोर्स एनवलप के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। ग्राम विकास योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा की समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। ग्राम सभा की स्वीकृति के पश्चात कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। एक श्रेणी में वह कार्य किए जाएंगे जो ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप द्वारा तैयार किए जाएंगे और दूसरी श्रेणी में सभी अन्य कार्य ब्लॉक तकनीक ग्रुप द्वारा किए जाएंगे। यदि तकनीक अधिकारियों की कमी होती है तो राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्थाओं का इन
इनपैनलमेंट किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा तकनीक स्वीकृत ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद में तकनीक एवं प्रशासनिक स्वीकृति, तो रुपए लगभग 50,000 तक की कार्य योजनाओं का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कार्य योजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा, मतलब एक बार में। तो 50,000 तक की जो कार्य योजना रहेंगी वो स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा की जा सकती है। 50,000 से लेके लगभग 2.5 लाख तक की कार्य योजनाओं का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। 50,000 एक से लेके 2.5 लाख तक की, और 2.5 लाख से लगभग 5 लाख तक की कार्य योजनाओं का अनुमोदन जो रहेगा वो जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और 5 लाख से ऊपर जो कार्य योजनाओं का अनुमोदन वो जिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि आप ध्यान रखें, 50,000 तक तो आपका ग्राम पंचायत कर सकती है, और उसके बाद में 50,000 एक से लेके 2.5 लाख तक जो रहेगा वो सहायक विकास अधिकारी की करेगा। और 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक की जो भी, जहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि पैसा वगैरह लगेगा, तो उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन रहेगा वो बेसिकली जिला पंचायत राज अधिकारी करेगा। ठीक है, मतलब पंचायती राज में जो सबसे टॉप लेवल का बंदा रहेगा आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो करेगा। और 5 लाख से ऊपर जो भी रहेगा उसको जिला अधिकारी देखेगा। ठीक है, स्वीकृत करेगा। बिंदु 2 के से संबंधित प्राक्कलन का तकनीक परीक्षण खंड स्तर पर नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि लगभग 50,000 से ऊपर वाले तथा 2.5 लाख तक की जो कार्य योजनाएं रहेंगी, जो जिनका अप्रूवल सहायक विकास अधिकारी करेगा, तो सहायक विकास अधिकारी जिस जिस योजना का कह सकते हैं कि अप्रूवल देगा, तो फिर उसकी कह सकते हैं कि निरीक्षण भी करेगा। तो वो जो निरीक्षण रहेगा वो खंड स्तर पर जो तकनीकी अधिकारी होगा, खंड स्तर पर नामित जो तकनीकी अधिकारी होगा वो फिर उसका परीक्षण वगैरह करेगा। उसके बारे में जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो तकनीक अधिकारी करेगा, जो कि खंड स्तर का होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बिंदु 3 और 4, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक और 5 लाख के ऊपर वाले जो भी रहेंगे पैसे या फिर योजनाएं, तो उनका जो प्राकलन होगा वो तकनीकी परीक्षण अभियंता या इंजीनियर, जो जिला पंचायत का इंजीनियर होगा उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, ध्यान रखेंगे। तो 50,000 तक की जो अनुमोदन हो सकता है वो ग्राम पंचायत कर सकती है। 50,000 से 2.5 लाख तक कह सकते हैं सहायक विकास अधिकारी, 2.5 लाख से 5 लाख तक जिला पंचायती राज अधिकारी, और 5 लाख के ऊपर जो भी जाएगा वो जिला अधिकारी ही उसको करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो योजना उपरांत प्रबंधन, तो ग्राम पंचायत स्तर पर योजना नियोजन एवं सुशासन हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार तथा विभाग द्वारा मार्गदर्शिका तैयार कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी जाएगी। पंचायत स्तर पर उपलब्ध फंड का उपयोग, फंड का प्रवाह और खर्च का ब्यौरा तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न समितियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। संबंधित विभाग द्वारा सभी पंचायत कर्मियों को योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में शामिल करने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाएगा, ताकि विशिष्ट जिम्मेदारियों को अंकित करते हुए उनका मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, उचित माध्यमों द्वारा ग्राम पंचायतों को समय समय पर उपलब्ध संसाधनों के बारे में बताने के लिए उचित निर्देश आदि जारी किए जाएंगे। सामाजिक लेखा परीक्षण, सोशल ऑडिट का प्रावधान किया जाएगा। विकास खंड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो निरीक्षण कौन कौन करेगा? विकास खंड एवं विभिन्न स्तर के अधिकारी। आगे बात करते हैं नियोजन के लिए सपोर्ट सिस्टम। तो नियोजन के लिए जो सपोर्ट सिस्टम रहेगा उसमें प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर, यानी www.planning जियो प्लानिंग जियो ऑनलाइन प्लानिंग ऑनलाइन .gov.in, यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना को फीड कर एक्शन सॉफ्टवेयर से अनुश्रवण किया जाएगा। यानी कि आपकी ग्राम पंचायत में जो भी विकास कार्य रहेंगे, एक तो वो उस पे रहेगा, कौन सा, तो मैंने आपको बताया था ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसके अलावा अगर वेबसाइट की बात करें तो www.planningonline.gov.in पर पूरा फीड किया जाएगा। ठीक है, एक्शन सॉफ्टवेयर पर हर एक कार्य का विवरण फीड किया जाना अनिवार्य होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। राज्य स्तर पर एक हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा जो पंचायतों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत की तकनीकी सहायता, प्रोजेक्ट बनाने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना में सहायता प्रदान करने के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप का गठन किया जाएगा, जिसका
गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना होगा। जनपद स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेगा एवं संबंधित विकास के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। सभी कार्यक्रमों की धनराशि पंचायत को सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से उसके खाते में हस्तांतरित करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि एक्शन सॉफ्टवेयर कौन सा है, रिपोर्टिंग ऑनलाइन डॉट जीओवी, ये एक्शन सॉफ्टवेयर है। और प्लानिंग प्लस सॉफ्टवेयर है प्लानिंग ऑनलाइन डॉट जीओवी, रिपोर्टिंग ऑनलाइन डॉट जीओवी। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे जो भी पंचायत को विकास कार्य रहेगा वो रहेगा प्लानिंग ऑनलाइन डॉट जीओवी पे, और जो भी विकास कार्य किया जाएगा वो सारा रहेगा एक्शन में, यानी कि रिपोर्टिंग पूरी उसमें रहेगी। ठीक है। और अगर चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पे बात करें तो 15:15:70 के अनुपात में जो पैसा होगा वो आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ तक थे हमारे आज की जो वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो ग्राम पंचायत है, या कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना है, वो किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय। जय श्री राम।